हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग ऑफिशियल। मैं दीपक पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, एमपीएनएचएम को टारगेट करते हुए आज ये हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक नर्स को एक क्लाइंट के ग्रुप की देखभाल के लिए लगाया गया है। क्लाइंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स को रिव्यू करने पर नर्स ये निर्धारित करती है कि निम्न में से किस क्लाइंट को फ्लूइड की मात्रा अधिक होने का खतरा है। तो यानी क्या करा है, नर्स ने वहां पर उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स को रिव्यू करा है और वहां पर यह असेस करना है कि कौन सा ऐसा क्लाइंट है, कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसको क्या हाइपरबोलिमिया होने के चांसेस है, यानी फ्लूइड का लेवल वहां पर नॉर्मल रेंज से ज्यादा जा सकता है, यानी ओवर हाइड्रेशन हो सकता है। तो ऑप्शन देखेंगे इसमें। द क्लाइंट विद इलियोस्टोमी, द क्लाइंट विद रीनल फेलियर, द क्लाइंट ऑन डायबिटिक्स, द क्लाइंट ऑन जीआई सेक्शनिंग। हम बात करते हैं इसके अंदर इलियोस्टोमी। ये जो है इलियोस्टोमी, एक होता है इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी क्या है? ये एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जो डैमेज पार्ट होता है बॉडी का उसको रिमूव कर देते हैं। भाई बात करें जो डायबिटिक्स, डायबिटिक्स क्या होता है? ये एक प्रोसीजर है जिसके अंदर जो बॉडी के अंदर से क्या होता है, जो सोडियम और वाटर को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे कि वहां पर हाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। क्या मिलता ही है। नेक्स्ट बात करेंगे जीआई सेक्शनिंग। जीआई सेक्शनिंग क्या होता है? जीआई सेक्शन क्या होता है? बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जिससे कि इसमें क्या होता है, जो स्टोमक होता है उसको हम वहां से एम्प्टी कर देते हैं। जो भी मतलब स्टोमक में जो भी फूड हो गया मटेरियल होता है उसको हम वहां से एम्प्टी कर देते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं जीआई सेक्शनिंग। भाई बात करें इसके अंदर जो रीनल फेलियर, तो ओवर हाइड्रेशन के कारण क्या क्या होते हैं, जैसे कि रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, और हम एक्सेस इंटेक करते हैं सोडियम का। इसके हम लिख लेंगे एक्सेस सोडियम इंटेक, रीनल फेलियर यानी किडनी जो अपना वर्क करना, परफॉर्म करना बंद कर देती है, हार्ट फेलियर, या हम लॉन्ग यूज तक स्टीरॉइड यूज करते हैं। तो ये रीजन होते हैं हमारे किस चीज के? ये रीजन होते हैं हमारे हाइपरवोलेमिया के। भाई बात करें इलियोस्टोमी, डायबिटिक और जीआई सेक्शनिंग, ये रीजन होते हैं हाइड्रेशन के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, द क्लाइंट विद रीनल फेलियर। नेक्स्ट में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाएंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। नर्स एक क्लाइंट की केयर कर रही है जो लंबे समय में से डायबिटिक्स ले रहा है। इसमें फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने का अनुमान है। इस प्रकार के क्लाइंट में कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग को देखा जा सकता है? यानी एक क्लाइंट है जो डायबिटिक्स पे काफी लॉन्ग टाइम से, और उसकी असेसमेंट में किस तरह की फाइंडिंग देखी जा सकती है? ऑप्शन देखेंगे, रेल्स, बीपी, हिमेटोक्रिट या सीवीपी। तो बात करेंगे इसके अंदर हम रेल्स की। तो रेल्स क्या होता है ये समझेंगे, और इसमें हम हिमेटोक्रिट, बीपी और सीवीपी। तो रेल्स क्या होता है? ये होता है एक तरह से स्मॉल क्लिकिंग और बबलिंग ऑफ लंग्स, यानी लंग्स के अंदर क्या होता है, मतलब हल्की सी बबलिंग साउंड्स जैसे आती है। कब आती है? जब हम इनहेल करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है?
इनहेल के टाइम पे यानी इनहेलेशन करने के टाइम पे इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेल्स। तो जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट देखने को कब मिलता है इसके अंदर हमारे को, सेंट्रल वीनस प्रेशर यानी सीवीपी का जो पूरा सीधा मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, हाइपोवोलियमिया के साथ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, सीवीपी यानी सेंट्रल वीनस प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हाइपोवोलियमिया के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे स्क्रीन पे। एक बच्चे में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है यानी वहां पर हाइपोवोलियमिया है, नर्स असेसमेंट करने पर डिटरमाइन करती है कि बच्चा इंप्रूव हो रहा है तथा डेफिसिट ठीक हो रहा है। यदि तो हमसे पूछेगा ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे कि यह पता लग रहा है कि बच्चा जो हाइपोवोलियमिया से ठीक हो रहा है। ऑप्शन देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज 1.30, द चाइल्ड हैज नोटियस, कैपिलरी रिफिल टाइम इज लेस देन 2 सेकेंड एंड यूरिन आउटपुट इज लेस देन 1 ml पर kg पर आवर। तो क्या होता है जब हाइपोवोलियमिया होता है तो देखेंगे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन 1.030, तो ये तो ज़्यादा है नॉर्मल 1 से। द चाइल्ड हैज़ नो टीयर्स, अगर चाइल्ड रो रहा है उसको टीयर नहीं आ रहे तो ये तो अपना में ही क्या है, हाइपोवोलियमिया की कंडीशन है। कैपिलरी रिफिल टाइम इज लेस देन 2 सेकेंड, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो है वो इम्प्रूव कर चुका है हाइपोवोलियमिया से। क्यों, क्योंकि जो कैपिलरी रिफिल टाइम होता है जो जिसे हम कहते हैं CRT, ये कितना होता है, लेस देन 2 सेकेंड होता है। जब कैपिलरी रिफिल क्या होता है, जब हम ऐसे अपनी उंगली पे देखेंगे, अगर हम इसको पिंच करेंगे उसके बाद ऐसे देखेंगे ये रेड होने में कितना टाइम ले रहा है, पहले व्हाइट हो जाता है उसका रेड होने में जो कैपिलरी रिफिल होती है ब्लड की वो कितना टाइम ले रही है, लेस देन अगर 2 सेकेंड है तो ये हमारा मतलब एक नॉर्मल टाइम है, इतना होना चाहिए। अगर जितना ही स्लो हो रहा है तो वहां पर हमारे क्या है कि हाइड्रेशन होने के चांसेस है और हाइपोवोलियमिया होने के चांसेस है, यानी फ्लूइड लेवल बॉडी में कम होने के चांसेस है। तो यूरिन आउटपुट लेस देन 1 ml पर kg और ये भी नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी CRT का बढ़ना, यानी जो CRT समझ रहे हैं आप, कैपिलरी रिफ्यूल टाइम, कैपिलरी टाइम और जो शॉक होता है ये दोनों किस चीज के इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन होते हैं डिहाइड्रेशन के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैपिलरी रिफिल टाइम लेस देन 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। जो ट्रीटमेंट हमसे पूछेगा सीवियर डिहाइड्रेशन का, ऑप्शन देखेंगे, स्टार्ट कोलोइड्स इमीडिएटली, स्टार्ट रिंगर्स लैक्टेट इमीडिएटली, कॉम्बिनेशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज ऑफ साल्ट या स्टार्ट DNS इमीडिएटली। तो बताइए इसमें क्या हमारा आंसर होगा। सीवियर डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट हमसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसी कंडीशन में जब सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिंगर लैक्टेट देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्टार्ट रिंगर लैक्टेट्स इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 5, नर्स ने एक पेशेंट को पर्सनल हाइजीन देते समय ऑब्जर्व किया कि पेशेंट की स्किन जो अत्यधिक ड्राई है, प्रोसीजर के दौरान उसको अत्यधिक प्यास लगना भी बताया गया, एक एप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकता है। तो हमसे कहा गया कि एक जो नर्स है वो केयर करे एक पेशेंट की, और वो जो पेशेंट की जो स्किन है वो काफ़ी वहाँ पर ड्राई है और वो रिक्वायरमेंट भी कर रहा है पानी की, तो ये किस तरह का यहाँ पर डायग्नोसिस होगा। ऑप्शन देखेंगे, पोटेंशियल फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेशन टू अल्टर्ड ग्लैंड फंक्शन, पोटेंशियल फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेशन टू डिहाइड्रेशन, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेशन टू डिहाइड्रेशन और इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेशन टू अल्टर्ड सर्कुलेशन। तो इसमें क्या बात हो रही है, इसमें जो हमारी स्किन जो ड्राई की बात आ रही है, तो यानी जो स्किन होती है ना हमारी, स्किन इंटीग्रिटी हम यूज करते हैं इसके लिए। स्किन की इंटीग्रिटी होना मतलब जैसे कि हमारी ये स्किन है, इसकी स्किन की अगर इंटीग्रिटी की बात करें, अगर ये बनी रहती है तो इसका मतलब होता है कि जो हमारी स्किन है ना वो हेल्थी है, गुड है, और कहीं से उसका भी तक ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी मतलब जो स्किन है वो उसकी इंटीग्रिटी यहाँ पर अभी तक मेंटेन है, लेकिन चांसेस है वहां पर उसके डिहाइड्रेट होने के। तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे
ये देखेंगे पोटेंशियल फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेशन टू अल्टर्ड ग्लैंड फंक्शन। पोटेंशियल यानी पोटेंशियल होता है यानी संभावना, संभावना तो है कि भाई जो इम्पेयर्ड स्किन है की जो इंटीग्रिटी है, लेकिन अल्टर्ड ग्लैंड फंक्शन की वजह से, तो अल्टर्ड ग्लैंड फंक्शन की वजह से तो नहीं है। पोटेंशियल फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेशन टू डिहाइड्रेशन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि संभावना तो है जो स्किन की जो इंटीग्रिटी खराब हो गई आगे जाके, मतलब अभी तक तो ठीक है लेकिन संभावना है किसके कारण, डिहाइड्रेशन के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर सी में देखें इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेशन टू डिहाइड्रेशन, यहाँ पर क्या है संभावना नहीं है, यहाँ पर तो बता रखा ऑप्शन नंबर सी में कि भाई हो चुकी है पर ऐसा हुआ नहीं, ये भी संभावना है। तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल हमने यूज करा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेशन टू अल्टर्ड सर्कुलेशन, डी ऑप्शन में देखेंगे तो अल्टर्ड सर्कुलेशन के रिलेशन में रखिए, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा पोटेंशियल फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेशन टू डिहाइड्रेशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम। जब हम एबीजी का एनालिसिस करते हैं, एबीजी आपको पता ही होगा एबीजी क्या होता है। एबीजी बेसिकली किसके लिए बोलते हैं हम, जिसको नाम पता हो आर्टेरियल ब्लड गैस, ये आर्टेरियल ब्लड गैस इसको बोलते हैं। और ये क्या है कि एबीजी एक टेस्ट है, एबीजी एक तरह का टेस्ट है जिसमें हम कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। कंसंट्रेशन का पता किस किस चीजों को लगाते हैं, हम इसमें लगाते हैं जैसे कि CO2, O2 और ब्लड का क्या लगाते हैं पीएच लेवल, बाइकार्बोनेट, और सोडियम पोटेशियम। तो इन सब का हम पता लगाते हैं किसके द्वारा, ईबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस के द्वारा। तो यानी जो ब्लड के अंदर क्या कंसंट्रेशन है CO2 की, O2 की, जो ब्लड का पीएच क्या है, बाइकार्बोनेट की, तो इसका पता लगाते हैं हम एबीजी से, यानी आर्टेरियल ब्लड गैस। हमसे पूछा गया है ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम, तो हम ब्लड कहाँ से कलेक्ट करते हैं बताइए ऑप्शन, आर्टरी, वेन, कैपिलरी या एनी साइड। तो आंसर आप समझ होंगे, तो ऑप्शन आंसर आप समझ गए आर्टेरियल ब्लड गैस, तो आर्टरी से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इन एबीजी एनालिसिस विच पैरामीटर्स आर असेस्ड। तो जो एबीजी का एनालिसिस करते हैं तो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम असेस्ट करते हैं। ऑप्शन देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पीएच, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पीएच। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन मैंने बताया था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो हम ये मैंने अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये हम किसके अंदर करते हैं, ब्लड के अंदर, यानी आर्टेरियल ब्लड गैस के अंदर हम इसका पता लगाते हैं। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पीएच। नेक्स्ट में बात करें, क्वेश्चन लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे लाएंगे। पीएच वैल्यू बिलो 7 इज कॉल्ड। हमसे पूछा है जो पीएच वैल्यू बिलो 7 होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, अल्कलाइन या बोथ ए एंड बी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर पीएच स्केल की सबसे पहले। तो ये है, जैसे अपन सपोज ये कर लेंगे, ये हमारा स्केल स्टार्ट होता है ऐसे 0 से, ऐसे जाता है यहाँ तक, ये 7 तक, और ये लास्ट हो जाएगा 14। तो पीएच स्केल इस तरीके से हमारा होता है, यहाँ तक ऐसे 7 तक होता है। और 7 पे जो हमारी वैल्यू होती है ये क्या होती है, ये न्यूट्रल होती है, यानी ये बीच की वैल्यू है जो कि न्यूट्रल है। अगर हमारा पीएच लेवल 7 से कम है, यानी कोई भी जैसे मेजरमेंट इसका पीएच का अगर वो 7 से कम है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम एसिडिक। यहाँ पर क्या होते हैं, 7 से कम एसिड होते हैं, और 7 से ऊपर क्या होते हैं, ये होते हैं बेस।
7 से नीचे क्या होते हैं एसिड, इस चीज को आप ध्यान रखना। 7 के ऊपर बेस, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एसिडिक, एसिडिक। और हिंदी में कहते हैं इसको क्षारीय, इसको कहते हैं क्षारीय, क्षारीय हिंदी में छोड़िए क्षारीय। और इसको कहते हैं अल्कलाइन, इसको कहेंगे एसिडिक, इसको कहेंगे अल्कलाइन। तो इससे आप समझेंगे। तो हमसे पूछा गया है कि जो पीएच वैल्यू है बिलो 7 है तो उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम एसिडिक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, एसिडिक। नेक्स्ट में बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 लगाएंगे स्क्रीन पर, 9 लगाएंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे स्क्रीन पे। एक एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट नियम अनुसार है पीएच, पीएच कितना है यहाँ पर 7.20, CO2 है हमारा 35 mmHg, CO यानी बाइकार्बोनेट SCO3 ये हमारा 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये फाइंडिंग किसके लिए सजेस्टिव है, ऑप्शन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ी नॉर्मल वैल्यू समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइकार्बोनेट की। बाइकार्बोनेट जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HCHO3 से। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है नॉर्मल वैल्यू 22 से लेके 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बाइकार्बोनेट को। ये है बाइकार्बोनेट। अब बात करें इसमें हम ब्लड की, जो ब्लड का पीएच कितना होता है, जैसे अगर आप ब्लड की जो फिक्स वैल्यू, आप ये ध्यान रखना कि 7.35 कितनी, ये पीएच वैल्यू है ब्लड की 7.35, ये एक्यूरेट वैल्यू है ब्लड की, आप इसको ध्यान रखना 7.35। और बाइकार्बोनेट की 22 से लेकर 27 तक मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और बात करें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसकी कितनी रहती है, इसकी रहती है 35 से 45, कितनी 35 से 45 mmHg, 35 से 45 mmHg। तो ये नॉर्मल वैल्यू होते हैं, इसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करेंगे। तो इसको आप ध्यान रखें, बाइकार्बोनेट की 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ब्लड की 7.35, कार्बन डाइऑक्साइड इन पार्शियल, ये इसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल ब्लड। जब यहाँ इसके आगे अगर हम पी लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल ब्लड। भाई बात करें हम ऑक्सीजन की, तो O2, इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन O2। तो ये तो हमारी नॉर्मल वैसी होती है, पर इसको मैंने डिनोट करा आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऐसे लिखते हैं। तो हम बात करें क्वेश्चन को देखेंगे, तो ये हमारे को वैल्यू दे रखे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे हमारा जो क्या है, जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर, तो यहाँ पर क्या है कि जो बाइकार्बोनेट है हमारा, ये यहाँ पर हमारा इस नॉर्मल वैल्यू से कम है, यानी 7.20 दे रखा है। तो ये यहाँ 27.7 दे रखा है, 7.20 क्या दे रखा है, 7.20। ये हमारा पीएच है जो कि कम है ब्लड से। वही बात करें जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है वो यहाँ पर नॉर्मल है हमारी 35, लेकिन जो बाइकार्बोनेट है ये यहाँ पर हमारा कम है, यानी 20 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या नॉर्मल वैल्यू 22 है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए इसको कहेंगे यहाँ पर बेस बाइकार्बोनेट जो है डेफिसिट है। तो इसलिए क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारे को मिलेगा, बताइए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। यानी जो हमारा क्या है, पीएच कम है, तो हम इसी समझ गए पहली बात, तो पीएच कम है, नॉर्मल वैल्यू से पीएच कम है, तो नीचे की साइड जाते तो क्या होता है, एसिड, यानी एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को यहाँ पर हमारे को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी आर्टियल ब्लड गैस वैल्यू मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कंसिस्टेंट होती है। हमसे पूछा गया इनमें से कौन सी ऐसी आर्टियल ब्लड गैस है जिसकी जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है उसमें कंसिस्टेंट है। ऑप्शन देखेंगे, pH 7.35, CO2 48 mm of Hg, बाइकार्बोनेट 16%, या पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टियल ब्लड 90%। तो अभी मैंने आपको सारी वैल्यू बताई, उसके हिसाब से बताइए। तो जो क्या होता है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है उसमें क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट होता है ये बफर बेस होता है, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 22 से 27 रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 16%। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट में, एबीजी की एनालिसिस रिपोर्ट में बाइकार्बोनेट लेवल व पीएच लेवल का कम होना डिनोट करता है। जब हम एबीजी की जो रिपोर्ट है उसको एनालिसिस कर रहे होते हैं, अगर वहां पर बाइकार्बोनेट का लेवल और पीएच का लेवल वहां पर कम देखने को मिलता है तो ये किस चीज को डिनोट कर रहा है। ऑप्शन देखेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बताइए। तो जी हाँ, ये कर रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। स्टारवेशन, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, शोक तथा डायरिया में हो सकता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन बेसिकली होता है कि जैसे खाने की कमी आ जाना, मतलब खाना मतलब ना मिल पाना, उस चीज को कहता है स्टारवेशन। डायबिटिक कीटोसिस एक तरह का क्या है कि ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक की। शोक यानी जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो एकदम से ऐसे उसमें एकदम कमी आ जाना, उस चीज को कहा जाता है शोक। डायरिया यानी जो कब्ज हो जाती है। तो ये किस चीज, इससे क्या, इनसे मतलब क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, बताइए। तो जो क्या होता है स्टारवेशन है, या जो इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट का अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है इनसफिशिएंट का, या डायबिटिक कीटोसिस देखने को मिल रहा है, या सीवियर डायरिया हो रहा है, तो ये सब चीजें क्या करती हैं, ये जनरेट करती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एक मिनट रुकिए आप। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ये दिखाते हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी, जैसे जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस होता है और जो इंटेस्टिनल सिक्रीशन होती है, जब सीवियर हमारा को डायरिया होता है तो उसके कारण क्या होता है, वहां पर जो एसिड होता है वो वहां पर रिलीज हो जाता है वाटरी डायरिया के कारण। तो वहां पर क्या होता है, तो जो जो बेस होते हैं, यानी जो वाटरी जो डायरिया होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा बायोकार्बोनेट आयन होते हैं, जो बेस होते हैं वो वहां पर क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे को जो एसिडोसिस देखने को मिलता है, तो एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी एबीजी वैल्यू को नर्स डायबिटिक कीटोसिस से डायग्नोसिस क्लाइंट में एक्सेप्ट कर सकती है। हमसे पूछा गया इनमें से जो कौन सी एबीजी वैल्यू ऐसी है जिसमें जो नर्स है वो उसको डायग्नोस करेगी और उसको पहचानेगी कि ये डायबिटिक कीटोसिस का पेशेंट है। ऑप्शन देखेंगे, पीएच देखेंगे 7.35, PaO2 की वैल्यू देखेंगे 99। इन सभी की आप वैल्यू देखिए और बताइए इसमें कौन सा ऐसा एक्सपेक्ट आप कर पाएंगे कि ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का क्लाइंट है। तो डायबिटिक एसिडोसिस क्लाइंट के लिए हम क्या देखेंगे, दो चीज देखें, एक तो पीएच लेवल यानी कम होना चाहिए, और क्या कम होना चाहिए, हमारा यहाँ पे बाइकार्बोनेट कम होना चाहिए। एसिडोसिस में क्या कम होना चाहिए, पीएच और बाइकार्बोनेट। तो देखेंगे इन सारे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे
तो ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर सबसे कम वैल्यू है पीएच की 7.30, और लास्ट में देखेंगे जो हमारे को दे रखा है बाइकार्बोनेट, तो ये भी सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 लगाएंगे स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इंडिकेट मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस, तो इनमें से कौन सी ऐसी पीएच वैल्यू है, सॉरी वैल्यूज हैं जो इंडिकेट कर रही है मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस। अब तक हम बात कर रहे एसिडोसिस की, अब हमसे पूछेगा इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो किसको डिनोट कर रही है, मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस को। ऑप्शन देखेंगे, आप एक बार ऑप्शन रीड करिए और बताइए। तो इसमें क्या है कि हम देखेंगे पीएच वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, और जो हमारा बाइकार्बोनेट होगा वो भी ज्यादा देखने को यहाँ पर मिलेगा नॉर्मल वैल्यू से। देखेंगे कौन से उसमें मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो ब्लड प्लाज्मा में क्या है, बाइकार्बोनेट जो नॉर्मल लेवल होता है यानी 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, और जो ब्लड है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो जब ये दोनों चीजें बढ़ जाती है तो क्या देखने को मिलता है, अल्कलोसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अल्कलोसिस। ध्यान रखेंगे जब ब्लड प्लाज्मा के अंदर पीएच लेवल, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा इसके बारे में। अगर पीएच लेवल और क्या है बाइकार्बोनेट, अगर पीएच लेवल बढ़ा हुआ है और बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ अपनी नॉर्मल वैल्यू से, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है अल्कलोसिस को। इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्कलोसिस को। अगर पीएच लेवल कम है, बाइकार्बोनेट लेवल कम है, तो ये किसको कर रहा है, एसिडोसिस को। इसको बात को आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, देखेंगे इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पीएच देखेंगे आप, इसमें ज्यादा है और बाइकार्बोनेट लेवल भी सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये डिनोट कर रहा है अल्कलोसिस को। तो क्वेश्चन नंबर 15 लाएंगे स्क्रीन पे। नर्स एक डायबिटिक थेरेपी वाले पेशेंट की केयर करती है। नर्स क्या है कि डायबिटिक वाला पेशेंट है उसकी केयर कर रही है। नर्स को पेशेंट के कौन से एसिड बेस डिसऑर्डर हेतु मॉनिटर करना चाहिए, तो नर्स को जो कौन सा एसिड बेस का जो वहां पर डिसऑर्डर है जो वहां पर उसको मॉनिटर करना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो क्या होता है डायबिटिक्स में, क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया था, सोडियम वहां से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, तो वहां पर सोडियम तो रहेगा नहीं, तो क्या देखने को मिल सकता है वहां पर, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस देखने को मिल सकता है। यानी एक्सेस वहां पर जो बेस की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। जो पीएच लेवल मैंने आपको क्या बताया था, बेस ऊपर होता है एसिड नीचे होता है, तो बेस की मात्रा बढ़ जाती है। जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी ऐसे प्रोसेस को यूज करते हैं तो वहां पर क्या है कि एसिड जो होता है वो बाहर वहां पर ले निकाल लेते हैं, वहां पर क्या होता है बेस की मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या मिलेगा वहां पर देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और अगर हम बात करें, जब कभी हम, जैसे आपने देखा होगा कभी हम खाली पेट जैसे चाय पी लेते हैं तो हम कहते हैं ना कि भाई पेट में जैसे एसिड बन रहा है, तो एक खट्टी डकार से आते हैं, तो हम क्या करते हैं एंटासिड्स की गोलियां लेते हैं। जब कभी जाओगे मेडिकल की स्टोर की दुकान पर तो जो टैबलेट देते हैं वो होती है एंटासिड्स। अगर हम उसका ओवर यूज करेंगे, अगर उस एंटासिड टैबलेट का हम ओवर यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारे को वहां पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। उसके ओवर यूज से जो क्या होगा, जो शरीर के अंदर अल्कलोसिस की कंडीशन आ जाएगी। यानी वो बेस होता है एक तरह से, जो हम एंटासिड लेते हैं वो बेस होता है और हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी एसिड बन रहा होता है, तो उस चीज को वहां पर हम इसलिए वहां पर बेस डालते हैं। अगर हम ओवर डालेंगे मतलब अत्यधिक उसको यूज करेंगे तो क्या होगा, वहां पर अल्कलोसिस हो जाएगा। तो इसलिए आप समझेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16। नर्स एक इंट्रैकेबल या अनकंट्रोल वोमिटिंग वाले इन्फेंट के लिए केयर करती है, संभवत महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन होगी। तो यानी एक पेशेंट है जो अनकंट्रोल वोमिटिंग करे जा रहा है, उस केस में क्या कॉम्प्लिकेशन आगे नर्स को देखने को मिल सकती है। ऑप्शन देखेंगे, एसिडोसिस,
हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया या अल्कालोसिस। तो वोमिटिंग में क्या होता है, जो हमारा पेट का जो HCl होता है, जो सारी सिक्रेशन होती है वो बाहर आ जाती है, तो एसिड तो सारा बाहर आया था, तो अंदर कैसी कंडीशन बनेगी, वहां पर बेस वाली कंडीशन बन जाएगी। मैं आपको बताया था नीचे एसिड होता है ऊपर बेस, तो अल्कालोसिस, वहां पर अल्कालोसिस कंडीशन बनेगी। वोमिट और गैस्ट्रिक लेवेज से क्या होता है, गैस्ट्रिक लेवेज यानी अगर हम वोमिटिंग करते हैं या गैस्ट्रिक लेवल लेवेज का, गैस्ट्रिक लेवेज क्या है, एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम सिक्रेशन वहां से माउथ के जरिए बाहर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, वहां पर जो आयंस होते हैं, जो बेस एसिड के आयंस होते हैं, वो वहां पर निकल जाते हैं बाहर, और वहां पर किस चीज के रह जाते हैं, बेस के रह जाते हैं। तो अल्कालोसिस देखने को वहां पर मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, अल्कालोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग एक रोगी में अपेक्षित है जिसमें गैस्ट्रिक लैवेज हुआ है और लंबे समय से वोमिटिंग हो रही है। तो हमसे पूछेंगे में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग एक रोगी में हो सकती है जिसको कि गैस्ट्रिक लेवेज यानी क्या होता है, माउथ के जरिए जब उसकी सिक्रेशंस को वहां से बाहर निकालते हैं या बॉडी के अंदर से बाहर निकालते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको आता है गैस्ट्रिक लेवेज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एसिड वाले आयंस होते हैं वो वहां पर बाहर आए जाते हैं, और उसको लंबे समय से वोमिटिंग भी हो रही है। ऑप्शन देखेंगे, डिक्रीज सीरम पीएच सीरम ऑफ पीएच, इंक्रीज सीरम बाइकार्बोनेट लेवल, इंक्रीज सीरम ऑक्सीजन लेवल, डिक्रीज सीरम ऑस्मोटिक लेवल। सीरम यानी ब्लड का प्लाज्मा, तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, ब्लड के प्लाज्मा में बेस वहां पर ज्यादा बनता देखने को मिलेगा क्योंकि एसिड तो बाहर आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज सीरम बाइकार्बोनेट लेवल। ये बेस क्या है हमारा, बाइकार्बोनेट क्या है, एक बेस है, तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज बाइकार्बोनेट सीरम लेवल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वार्ड में एक मरीज कंटिन्यूस लो प्रेशर सक्शन युक्त नैगोगैस्ट्रिक ट्यूब में है, इस सेटिंग में आप कौन से एसिड बेस डिसऑर्डर का अनुमान करेंगे। तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी क्या होता है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी मतलब एक पेट से संबंधित क्या है कि एक बोर्ड है, वहां पर क्या है कि जो लो प्रेशर सक्शन यानी नैगोगैस्ट्रिक ट्यूब है। नैगोगैस्ट्रिक ट्यूब का हम यूज किस लिए कर रहे हैं कि जो उसकी सिक्रीशन है स्टोमक की, उसको वहां पर हम बाहर कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, एसिड हमारे वहां पे रिमूव हो जाते हैं, एसिड आयंस। तो इसमें हम क्या एसिड बेस डिसऑर्डर का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। बताइए। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया। यहाँ पर जो हम पहले गैस्ट्रिक लेवल से कर रहे थे, अब वो यहाँ से हम कर रहे हैं नोज के जरिए, किससे कर रहे हैं, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए। तो यहाँ भी सेम ही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन नंबर 19। क्लाइंट में निम्न एबीजी है यानी क्लाइंट की पीएच वैल्यू दे रखी है 7.9 और आर्टरी प्रेशर दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का 33, O2 का दे रखा 95 और बाइकार्बोनेट के 90। इस रिजल्ट के आधार पर नर्स कौन सी मेडिकेशन देने के लिए प्रिपेयर करेगी। तो इस कंडीशन के ऊपर कौन सी वहां पर मेडिकेशन देने के लिए वहां पर नर्स प्रिपेयर होगी, इंट्रावीनियस सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑक्सीजन विया नेजुल कैनुला, एपिनेफ्रियम इंट्रावीनस पुश या मैग्नीशियम हाइड्रोटाइड ओरली। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर दी है, ये क्या करती है, प्रदर्शित करती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे जो पीएच लेवल है वो यहाँ पर कम है और जो बाइकार्बोनेट लेवल है वो यहाँ पर कम है। जैसे कि हमें पता है जो बाइकार्बोनेट जो लेवल होता है ये बफर बेस होता है किसके लिए, एसिडोसिस के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको आईवी यानी इंट्रावीनियस क्या देंगे, हम यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 लगाएंगे स्क्रीन पे। एक एबीजी रिपोर्ट में पीएच 7.3, CO2 70, ऑक्सीजन 80% और बाइकार्बोनेट 24 होना रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देखेंगे किस चीज को यहाँ पर शो कर रहा है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, नन ऑफ दीज है। तो ये आप वैल्यू देखिए और उससे पता लगाइए। तो जो हम देखेंगे जो पीएच वैल्यू है 7.3, जो हल्की सी कम है 7.35 से। वही बात करें जो कार्बन की जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है वो 35 से 45 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है वो ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जो आर्टेरियल ब्लड गैस के अंदर कितनी है वो ज्यादा है, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की 35 to 45 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 17 दे रखी है। ऑक्सीजन देखें तो 80% और बाइकार्बोनेट कितना है 24, यानी बाइकार्बोनेट इस बार क्या है कि हमारी नॉर्मल रेंज में है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे जब कभी भी जो नॉर्मल वैल्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा देखने को मिलेगा तो वहां पर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, यानी ऑक्सीजन का लेवल वहां पर कम हो जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने का मतलब क्या है, नॉर्मल वैल्यू से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल कर रहे हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का मतलब कम होना, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होना मतलब एसिड ज्यादा होना यानी बेस। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 21। द आर्टेरियल ब्लड गैस दैट इज मोर सजेस्टिव ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हमसे पूछा है जो आर्टेरियल ब्लड गैस इसमें से कौन सी है जो कि मोर सजेस्ट कर रही है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। ऑप्शन देखेंगे पीएच 7.3, CO2 50 mmHg। तो जो ऑप्शन 7.5 20 mmHg, 7.3 12 mm, 7.5 और 30 mm। तो जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कभी भी बात आए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो हम किस पे देखेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मतलब कि ऑक्सीजन के लेवल में कमी होना। ऑक्सीजन के लेवल में अगर कमी हो रही है तो किसके लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही, कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 35 to 45, लेकिन यहाँ पर क्या ज्यादा जा रही होगी। तो इसमें हम देखें कौन से ऑप्शन में ऐसी जो ज्यादा जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखेंगे हमारी इसमें ज्यादा जा रही है, 50 mmHg तक जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, पीएच 7.3 और CO2 50 mmHg। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 22। नॉर्मल रेंज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड इन एन एबीजी सैंपल। हमसे नॉर्मल रेंज पूछी है एबीजी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो मैंने भी आपको बताई थी। कितनी ऑप्शन देखेंगे, 30 to 40, 40 to 45, 35 to 40 या 35 to 45। तो ये सबको आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 35 to 45 mmHg। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 लगाएंगे। इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देयर इज इंक्रीज लेवल। हमसे पूछा है जो एसिडोसिस रेस्पिरेटरी है का केस है, इसमें क्या देखने को मतलब बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, किसके लेवल में। ऑप्शन देखेंगे CO2, HO2, O2 या बाइकार्बोनेट यानी HCO3। तो हमसे पूछा जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है इसमें किसकी लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो अभी मैंने आपको बताया था एसिडोसिस किस चीज का हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, CO2 का बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए CO2। नेक्स्ट वन बात करें क्वेश्चन नंबर 24। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से भर्ती पेशेंट पर फर्दर असेसमेंट करने पर कौन सा लेबोरेटरी रिजल्ट नर्स को अलर्ट कर देगा। हमसे पूछा गया है कि जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो से एक पेशेंट भर्ती है, उसको अगर हम फर्दर असेसमेंट कर रहे हैं और लेबोरेटरी जो रिपोर्ट है वो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो नर्स को वहां पर क्या अलर्ट कर देगी। ऑप्शन देखेंगे जो CO2 की वैल्यू मोर देन 50 mmHg,
बाइकार्बोनेट की वैल्यू मोर देन 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, O2 की वैल्यू क्या है 90 mMHg, और SpO2 की वैल्यू लेस देन 90%। SpO2 तो आपको पता होगा पल्स सैचुरेशन होता है SpO2। तो जब भी कभी बात आए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की, तो किसकी वैल्यू को हम देखेंगे CO2 की, जो कि नॉर्मल वैल्यू से यहाँ से ज्यादा जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, मोर देन 50 mMHg। नेक्स्ट में बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 लगाएंगे स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सी कंडीशंस को एक नर्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करने के सहयोगी होने के रूप में पहचानेगी? इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को और मतलब इंक्रीज करती है, उनको हेल्प करती है होने में? एम्फीसीमा, हाइपरवेंटिलाइजेशन, डायरिया या एक्लेशिया? तो जो इनएडिक्वेट वेंटिलाइजेशन होता है यानी प्रॉपर वेंटिलाइजेशन ना मिलना, तो जिससे क्या होता है कि मतलब प्रॉपर हमें सांस नहीं मिलती, तो किस चीज को मतलब हम कहते हैं इंसाइट करती है, किस चीज को इंसाइट करती है? ये करती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। तो और इसको क्या कहते हैं? इसको प्रॉपर मतलब अगर हमारे को वहां पर प्रॉपर वेंटिलाइजेशन नहीं मिल रहा, इस चीज को क्या कहता है? इसको कहता है एम्फाइसीमा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें अगर हाइपर वेंटिलाइजेशन होता है, यानी हाइपर मतलब बिल्कुल मतलब अच्छा वातावरण मिल रहा है, तो उससे क्या देखने को मिलता है? रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस मतलब होता है, अभी हम बात करते हैं एसिडोसिस की। अल्कालोसिस मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वहां पर क्या है कि बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। तो एक किस कारण से देखने को मिलता है? एक किस कारण से देखने को मिलता है? हाइपर वेंटिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा एम्फाइसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एसिड बेस बैलेंस इज इनकरेक्ट? हमसे पूछा है जो एसिड बेस के बारे में कौन सी इनमें से स्टेटमेंट है जो गलत है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस क्वेश्चन से आप समझ लीजिए चार अपने कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी अभी तक आपने पढ़ा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा आपका ये क्वेश्चन। इसकी मतलब हर एक ऑप्शन एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा है। ऑप्शन देखेंगे, हाइपर वेंटिलाइजेशन कोज रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, यानी जो हाइपर वेंटिलाइजेशन है वो क्या करता है? वो कोज करता है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस को। ओवर यूज ऑफ एसिड्स कोजेस मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जो हम ओवर यूज करते हैं, जो एंटासिड का यूज करते हैं, जो बेस का यूज करते हैं, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर देता है। या देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, हाइपर वेंटिलाइजेशन कोजेज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जो हाइपर वेंटिलाइजेशन होता है वो क्या कोज करता है? वो एसिडोसिस कोज करता है। या लॉस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस का जो लॉस होता है वो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस कर देता है। तो बताइए इसमें। तो यहाँ पर क्या है, जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा इनकरेक्ट है, यानी गलत है। वही बात करें जो हाइपर वेंटिलाइजेशन होता है, यानी अगर हाइपर वेंटिलाइजेशन होता है तो हमारे को क्या देखने को मिलता है? रेस्पिरेटरी हाइपर वेंटिलाइजेशन मतलब अच्छा खासा वेंटिलाइजेशन मिलना, तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस देखने को वहां पर मिलता है। वही बात करें जो ओवर यूज करते हैं हम एंटासिड्स की, तो क्या बनाता है वहां पर? मेटाबॉलिक एसिडोसिस वहां पर उसको हमारे को देखने को मिलता है। तो ये हमारा गलत है। वहां पर क्या देखने को मिलता है? मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस देखने को मिलता है। जब कभी भी हम एसिड्स का ओवर यूज करते हैं तो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस देखने को मिलता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो नेक्स्ट वन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 लगाएंगे स्क्रीन पे। एक नर्स एक COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के क्लाइंट की केयर का प्लान करते समय जानती है कि ये क्लाइंट कौन से एसिड बेस इम्बैलेंस को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ऑप्शन देखेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। तो इसमें क्या है कि जब जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी वहां पर क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है उसके एयरवे में, उसके ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 28। द कोज फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अमंग द फॉलोइंग।
रेस्पिरेटरी जो एसिडोसिस है उसका कोज इनमें से कौन सा है? एक्सेसिव वोमिटिंग, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन या हाइपरवेंटिलेशन। तो अभी मैंने आपको बताया था जब कभी भी क्या होता है रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्शन आता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 लगाएंगे। एम्फाइसीमा युक्त पेशेंट को एसेस करते समय एक नर्स लेबोरेटरी रिपोर्ट में निम्न में से कौन सी ब्लड वैल्यूज का अनुमान लगा सकती है? यानी जो एम्फाइसीमा का एक पेशेंट है तो उसको एसेस कर रही है तो उसकी जो लेबोरेटरी रिपोर्ट है उसमें से वो कौन सी जो ब्लड वैल्यूज का अनुमान लगा सकती है? इसमें देखेंगे CO2 की वैल्यू 52 है, पीएच की वैल्यू देखेंगे 7.48, O2 की वैल्यू देखें 94 या जो हमारी जो वैल्यू है बाइकार्बोनेट की वो 21। तो बात किस चीज की हो रही है? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा किससे रिलेट करता है? एम्फाइसीमा रिलेट करता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होता है? जब ऑक्सीजन के लेवल में कमी आती है। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन के लेवल में कमी आती है यानी जो CO2 है वो उसका लेवल बढ़ जाता है। CO2 का लेवल मैक्सिमम कितना होता है? 45, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है? 52। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर्टिल गैस इज 52 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 30। इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद। जो इंजेक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट का वो किसके साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए? नॉर्मल सलाइन, 5% डेक्सट्रोज, कैल्शियम ग्लूकोनेट या रिंगर लैक्टेट। तो जो इंजेक्शन होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का ये कभी भी क्या होता है जो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है उसके साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है ये मिलकर एक साथ सडनली प्रेसिपिटेट बना देता है जो कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं इंटरनल उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी रही होगी। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा भी छोटा सा परिवार है, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।